टॉपिक रहेगा बिंदुसार। तो ये तो अशोक का लिखा हुआ नोट्स है, जबकि हम पढ़ेंगे बिंदुसार। बिंदुसार के क्या क्या टॉपिक पढ़ेंगे। एक तो वैदेशिक संबंध, बिंदुसार ने विदेशियों के साथ क्या क्या संबंध है। जिस तरह विदेशी प्रथम संबंध तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय हुए थे, और इसके उपनाम किस किसने बताए हैं, किस किसने बताए हैं। एक और इसका जो होगा ना विस्तार साम्राज्य का, वो कहाँ कहाँ है, किस किस बुक के अनुसार है। और इसके समय में तक्षशिला में कितने विद्रोह हुए थे और किसने दबाए थे। और बिंदुसार की मंत्री परिषद कितनी बड़ी थी, उसके कितने मंत्री थे, उसका प्रधानमंत्री कौन था, और इसने सीरिया का कौन सा शासक था जहाँ से कौन कौन सी वस्तुएं मंगवाई थी, और क्या क्या उसने भेजा था और एक क्या नहीं भेजा था। तो क्या है कि पूरा डिटेल से पढ़ेंगे ना तो समझ में आ जाएगा। ऐसे तो आपको अधूरा कुछ मतलब नहीं। थोड़ा सा हमने कल पढ़ा था क्या, चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य का थोड़ा सा डिटेल से हम देख लें। ये ना मैं थोड़ा सा मैप बनाया वापस से आपको समझाने के लिए कि चाणक्य जो है ना, चाणक्य राजा की मंत्री परिषद तथा जनता कभी नहीं वो कुछ। चाणक्य जो थे ना, कौटिल्य जिसको विष्णु शर्मा कहते हैं, तो विष्णु शर्मा कहते हैं, और विष्णु शर्मा तो वो थे पंचतंत्र की कहानी लिखी थी। तो चाणक्य ने कहा राजा की मंत्री परिषद है ना वो बड़ी होनी चाहिए, जिसमें जनता का भी सहयोग हो और उसका जो निर्णय लेने की जो क्षमता होती है ना वो अच्छी होती है। इसलिए आपको मैंने बताया था कि चंद्रगुप्त मौर्य ने के जो पतंजलि थे ना, उसने महाभाष्य में चाणक्य नहीं चंद्रगुप्त मौर्य की जो परिषद है ना, राजा प्रसाद या राजप्रसाद या परिषद सभा परिषद का वर्णन किया है। तो ये तो हुई थी घनानंद के विरोध में और सिकंदर के विरोध में अखंड भारत के रूप में हुई थी। तक्षशिला मैंने बताया था आपको। तक्षशिला की स्थापना किसने की थी, तक्ष राजा ने की थी। तक्षशिला में सबसे प्राचीन शिक्षा का विश्वविद्यालय था वो। और सोहगरा अभिलेख है ना, 12 साल जब बड़ा अकाल पड़ा था ना मगध में, तो परशिष्ट पर्व जो जैन ग्रंथ है ना उसके अंदर वर्णन था कि क्यों अकाल पड़ा है। उसके अंदर ये वर्णन था कि चंद्रगुप्त मौर्य था ना, उसने बहुत से अनागार की व्यवस्था की थी, जिससे अकाल 12 वर्ष तक अकाल पड़ा, लेकिन राज्य की आर्थिक व्यवस्था पर कोई असर नहीं पड़ा। ये दोनों में सोहगरा अभिलेख में भी इसका वर्णन है। और इसके लिए एक जैन साधु आए थे और उन्होंने कहा था चंद्रगुप्त मौर्य को कि तुमने बहुत से खून बहाया है आपने, और जनता को बहुत परेशान किया है, इसलिए आपके राज्यकाल में अकाल पड़ रहा है। 12 वर्ष लगातार अकाल पड़ रहा है। इसलिए ये यहाँ से चंद्रगुप्त मौर्य है ना, अपना शासन वगैरह छोड़ के जैन धर्म को ग्रहण करके, आपको पता है सलेखना विधि से श्रवणबेलगोला कर्नाटक मैसूर में चंद्रगिरी पहाड़ी पर सलेखना विधि से अपने प्राण देह त्याग देते हैं। तो इस कारण देते हैं क्योंकि 12 वर्ष भयंकर अकाल पड़ा, तो उन्होंने कहा कि मुझसे कोई गलती हुई है, इसका पश्चाताप किया था उन्होंने। और किसी जैन साधु ने भी कहा था। चंद्रगुप्त मौर्य की जो बंगाल विजय है ना, वो महास्थान है ना, अभिलेख है ये बंगाल में। इसके जानकारी के अनुसार हमें पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने बंगाल विजय भी की थी। मैसूर कर्नाटक अहनानूर ग्रंथ जो मामलूनाथ ने है, चंद्रगिरी पर्वत पर चंद्रगुप्त मंदिर भी यही है कर्नाटक में। और मैसूर कर्नाटक में है ना, यह अहनानूर के अनुसार यानी कि यहाँ भी विजिट किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। मैं थोड़ा सा रिवीजन बता रही हूँ, फिर मैं बिंदुसार बताऊंगी आपको। और पंजाब भी मैंने बता दिया। सिंध में तो पहले उसको मार दिया था उसको। ये सिंध है ना, सिंध में फिलिप द्वितीय था। तो जब चंद्रगुप्त मौर्य का यहाँ की जनता को सहयोग मिला ना, तो उन्होंने सोचा कि हम विदेशियों को भगा देते हैं। यूनानी थे, विदेशी थे, विदेशियों से बहुत परेशान थे भारतीय लोग। तो उन्होंने कहा अब हमारा कोई नेतृत्व करने वाला आ गया है। कौन आया था, चंद्रगुप्त मौर्य। तब इन्होंने खुद को यहाँ की आम सैनिक थे, उन्होंने उसको फिलिप द्वितीय को मार दिया था। और इसी के डर से यहाँ पंजाब का शासक था थुडेमस, वो यूं ही सिकंदर का जो सेनापति वगैरह था, जो इनको साम्राज्य देके शासक नियुक्त किया हुआ था, तो वो यूं ही से यहाँ से भाग गया था वो। तो वो यहाँ तो इनका अधिकार वैसे भी हो गया था। फिर ये आए मगध पे, साम्राज्य पे विस्तार किया और यहाँ तक हुआ। मैंने सारा बता दिया नेक्स्ट पार्ट में, लेकिन थोड़ा सा रिवीजन बहुत ज़रूरी था। और कल हमने एक और पढ़ा था कि जो गिरनार अभिलेख है ना रुद्रादमन का, तो उसके अंदर 4 राज्यपाल और 4 शासकों का वर्णन है। तो वो अगर आपने नहीं देखा तो पूरा वीडियो देख लेना। चंद्रगुप्त मौर्य के समय पुष्यगुप्त वैसे था जिसने झील बनवाई थी। अशोक के समय यवन का साथ था वो तुषाप्त उसने पानी निकासी तो नहरें निकाली थी। फिर रुद्रादमन शक शासक था, उसमें सुविकास पहलव था जिसने झील का पुनर्निर्माण करवाया था क्योंकि बांध टूट गया था, और इसने अपने राजकोष से करवाया था। फिर स्कंदगुप्त, उसका तो राज्यपाल कौन था, प्रणदत्त, उसने पुनर्निर्माण करवाया। एकमात्र उप गवर्नर का वर्णन गिरनार अभिलेख में मिलता है, वो था प्रणदत्त का पुत्र चक्रपालित, जिसने भी सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था क्योंकि बांध टूटा था उस तरफ।
और इससे पूरा डिटेल से अब अगर वीडियो देखना हो तो देख लेना। ये प्ले लिस्ट है और प्राचीन भारतीय इतिहास की प्ले लिस्ट चल रही है हमारी, जहाँ मौर्य काल चल रहा है। मगध का उत्कर्ष काल से स्टार्ट किया था हमने। मैंने बताया आपको कि पहले हमने पढ़ा था आर्यक वंश, शिशुनाग वंश, ईरानी यूनानी शासक, वो जितने भी युद्ध हुए थे, बाहरी आक्रमण। और अब यहाँ से चल रहा है चंद्र मौर्य वंश। मौर्य वंश का ये दूसरा शासक है बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य को पूरा डिटेल से हमने पढ़ लिया है। ये हमारी प्ले लिस्ट चल रही है। मैंने कहा था असिस्टेंट प्रोफेसर फर्स्ट ग्रेड और यूजीसी नेट और आरएस मेन में, जिसका भी सी टेट में वगैरह में, सीईटी में जो भी टॉपिक आता है ना, मगध साम्राज्य या मगध महाजनपद, वहाँ ये सब आएगा, आते हैं टॉपिक। तो हर्यक वंश हमने पढ़ लिया, ये मगध का उत्कर्ष काल है ना, वहाँ पढ़ रहे हैं। फिर शिशुनाग वंश हमने पढ़ लिया, नंद वंश भी पढ़ लिया, यूनानी और ईरानी शासक दोनों पढ़ लिया। अब मौर्य काल पढ़ रहा, उसके बाद हम पढ़ेंगे मौर्य उत्तर काल, शुंग काल वगैरह सब डिटेल से। क्या है ना, हम क्रम से चलेंगे ना, कभी भूलेंगे नहीं और इसे याद भी आसानी से हो जाता है। बिंदुसार के पॉइंट तो बिल्कुल कम ही है, उसके बाद अशोक आया ना, वो डिटेल से होगा। तो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र चंद्रगुप्त मौर्य है ना, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र ही था। ये वायु पुराण में भद्रसार कहा गया इसको। किसको? बिंदुसार को भद्रसार कहा गया। और जैन ग्रंथों में इसे सिंहसेन कहा गया। क्या कहा गया? सिंहसेन। इन्हीं ग्रंथों में इनके माता का नाम दुर्धरा। बिंदुसार का जन्म सिजेरियन सर्जरी से हुआ था, क्योंकि उसको चाकू से कुछ हमला वगैरह हुआ था। आपको पता हो तो स्टोरी फिल्म भी आपने देखी होगी और ये प्रोग्राम भी आता था। और यूनानी लेखकों में अमित्रो कैट्स कहा गया। क्या कहा गया? अमित्रो चेस्ट यूनानी लेखकों में। और अमित स्ट्रेबरो ने क्या कहा है? अमित्रो कैट्स। तो अमित्रो कैट्स कहा है स्ट्रेबरो ने। पतंजलि की महाभाष्य में अमित्रघात कहा गया है, जिसे कहते हैं शत्रुओं का नाश करने वाला। क्या अर्थ होता है? शत्रुओं का नाश करने वाला। सांची की अभिलेख में इसका नाम बिंदुसार नाम मिलता है। एकमात्र अभिलेख है जहाँ इनका नाम बिंदुसार मिलता है। अशोक के कौन कौन से नाम है जो अभिलेखों में मिलते हैं, तो वो भी अशोक के काल में हम पढ़ेंगे। और तारानाथ के अनुसार चाणक्य की मदद से 16 प्रदेशों पर विजय प्राप्त की थी बिंदुसार ने, और अपना साम्राज्य एक समुद्र से दूसरे समुद्र तक विस्तार किया था। एक समुद्र से दूसरा समुद्र तारानाथ कह रहे हैं। तो एक समुद्र कौन सा होगा? एक तो हमारा होगा ये अरब सागर, और दूसरा है बंगाल की खाड़ी, यानी कि यहाँ से लगा के यहाँ तक इसका विस्तार होगा। बस यही है, क्योंकि मगध साम्राज्य यहीं था, बिहार और बंगाल के आसपास क्षेत्र में था। और यहाँ से वो जीतता हुआ आया था। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य यहाँ तक जीतते हुए सारे आ गए थे। और पंजाब को जीता था, सिंध को जीता था, उन्होंने सिकंदर को भगा दिया था, यूनानियों को भगा दिया था। और फिर यहाँ से आके मगध पे उन्होंने अधिकार कर लिया था। फिर मैसूर कर्नाटक को भी विजय कर लिया, बंगाल को भी कर लिया था। इसलिए ये कह रहे हैं कि यहाँ से लगा के एक समुद्र से दूसरे समुद्र तक इसका अधिकार क्षेत्र हो गया था। 16 प्रदेशों को विजिट किया था चाणक्य की मदद से। चाणक्य इनका प्रधानमंत्री था, जबकि चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का भी प्रधानमंत्री था। ये भी याद रखना। चंद्रगुप्त मौर्य का जो शिष्य कह दो, उसके जो गुरु हो गए वो भी थे, और प्रधानमंत्री भी वही थे। फिर बिंदुसार के भी यही थे। और अशोक का कौन होगा? राधा गुप्त होगा। और खल्लाट कौन था वो देखना अभी आगे आएगा। आर्य मंजूश्री मूलकल्प में चाणक्य बिंदुसार का गुरु व प्रधानमंत्री था। कौन था? चाणक्य। और दिव्यदान, इन्हीं के समय में तक्षशिला में जनता का विद्रोह हुआ। दिव्यदान है ना, उसके अंदर लिखा हुआ है कि इन्हीं के काल में, किसके? बिंदुसार के काल में तक्षशिला में जनता ने विद्रोह किया था। तब वहाँ का गवर्नर कौन था? सुसीम, जो बिंदुसार का सबसे बड़ा पुत्र था। यह विद्रोह नहीं दबा सका, तो बीएस यानी बिंदुसार ने उज्जैन अवंती के गवर्नर अशोक को भेजा। अवंती के गवर्नर कौन था? अशोक था। अशोक कौन था? इसका दूसरा पुत्र था, जो अवंती का गवर्नर राज्यपाल था। अवंती पहले था, लेकिन बाद में इसका नाम उज्जैन है अब। इसके बाद अशोक ने खस और नेपाल में भी अराजकता को शांत किया था उसने। जब सुसीम है ना, या तक्षशिला का विद्रोह नहीं दबा सका ना, यहाँ तक्षशिला है, तब अशोक को भेजा था। अशोक कहाँ था? अवंती। अवंती यहाँ पड़ता है। अवंती यहाँ है, जो पहले उज्जैन था। तो अवंती का शासक कौन था? पहले मैंने आपको बताया हुआ चंड प्रबोध, जिसको जीवक भेजा था बिंबिसार ने। बिंबिसार अलग है, बिंदुसार अलग है। बिंबिसार हर्यक वंश का प्रथम शासक है, और बिंदुसार है ना, ये मौर्य काल का शासक है। याद रखना, कन्फ्यूजन मत होना। तो यहाँ था वो। तो अवंती का शासक था, पहले गवर्नर राज्यपाल था। वो यहाँ गया और तक्षशिला में उसके विद्रोह को दबाया। उसके बाद ये नेपाल में भी गया, और नेपाल का भी जो विद्रोह था ना, वो भी दबा दिया इसने। और ये वापस आ गया। कौन? अशोक। दिव्यदान में अशोक को सवास देश विजय का उल्लेख किया। तो उससे सवास देश है ना, उसका भी विजय का उल्लेख है दिव्यदान में। बिंदुसार के अंत समय में तक्षशिला में दूसरा और विद्रोह हुआ। तक्षशिला में पहला विद्रोह हुआ तो अशोक ने दबा दिया। उसके बाद दूसरा विद्रोह और हो गया, तो उसने राज दरबार में, ये क्या दूसरा विद्रोह था ना, वो जनता ने नहीं किया था, वो राज दरबार के षड्यंत्र का परिणाम था। सुसीम गया दबाने का, विद्रोह दबाने सुसीम गया था दूसरी बार, उसने भी वो दबा दिया।
दिव्यदान प्राचीन काल में सबसे बड़ी मंत्री परिषद बिंदुसार की थी। ये दिव्यदान में लिखा हुआ है कि सबसे बड़ी जो प्राचीन काल में मंत्री परिषद थी वो किसकी थी? बिंदुसार की थी, जिसमें 500 सदस्य, जिसका प्रमुख खलाटक था। कौन था? प्रमुख खलाटक था। तथा अशोक के समय में, और इसका अशोक के समय में इसका अध्यक्ष और प्रधानमंत्री राधा गुप्त था, लेकिन पहले कौन था? खलाटक और चाणक्य। बिंदुसार के दरबार में पिंगल वत्स, कौन था? पिंगल वत्स नामक आजीवक रहता था, जो जैन धर्म के होते हैं ना समर्थक, उसे आजीवक कहते हैं। अशोक के जन्म पर उसमें राजा बनने की भविष्यवाणी भी की थी पिंगल वत्स ने। महावंश में बिंदुसार ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। महावंश के अनुसार बिंदुसार ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। उसने 60,000 ब्राह्मणों के प्रति उदारता दिखाई थी। और बिंदुसार ने 16 पत्नियां और 101 पुत्र थे। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार बिंदुसार की 16 पत्नियां थी और 101 पुत्र थे। अब है ना सुसीमणि सबसे बड़ा, अशोक दूसरा, तिस्य है ना वो सबसे छोटा पुत्र था। कौन था? सबसे छोटा पुत्र। अब पढ़ेंगे वैदेशिक संबंध जो बिंदुसार के विदेशों से साथ। भारत व यूनान के मध्य राजनीतिक संबंधों में सियामैनी की चंद्रगुप्त मौर्य व बिंदुसार के समय भी विद्यमान रही। सीएम चंद्रगुप्त मौर्य ने तो सेल्यूकस के समय वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिए थे, आपको पता है। हेलेना से विवाह किया था, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह था। सीरिया के शासक स्ट्रोब्रो के अनुसार डायमैक्स को बिंदुसार के दरबार में भेजा। यह मेगस्थनीज पहला राजदूत था जो विदेशों से भारत में आया था। दूसरा था डायमैक्स, जो सीरिया के शासक ने भेजा था, नियुक्त होने वाला दूसरा राजदूत था। तो पहला कौन था? मेगस्थनीज। दूसरा कौन था? डायमैक्स, जो किसने भेजा था? सीरिया के शासक ने भेजा था। बिंदुसार के ने एंटियोक्स प्रथम से एक पत्र के माध्यम से, एंटियोक्स कौन था? सीरिया का शासक था। 3 वस्तुएं, अंगूरी मदिरा, सूखी अंजीर और एक सोफिस्ट यानी दार्शनिक भेजने को मांगा था। तो इस पत्र का विवरण किसने किया था? एथेनियस ने देता है। इसका विवरण जो पूरा बायोडाटा देता है ये एथेनियस देता है। सीरिया के शासक ने दार्शनिक को छोड़कर शेष दोनों चीज़ें भिजवा दी थी। इससे पता चलता है कि बिंदुसार की शास्त्रार्थ यानी की किताबों में पढ़ने में बहुत रुचि थी। तो 2 चीज़ें कौन सी भेजी थी उन्होंने? अंगूरी मदिरा और सूखी अंजीर भेज दिया था, लेकिन दार्शनिक नहीं भेजा था। इसलिए उन्होंने कहा था कि ये हमारे नियम के खिलाफ है। हमारे नियम में ये नहीं है कि हम अपने दार्शनिक किसी दूसरे राष्ट्र में भेजें। प्लिनी के अनुसार बिंदुसार के समकालीन मिस्र का शासक टॉलमी फिलाडेल्फ था। तो मिस्र का शासक कौन था इसके समकालीन? प्लिनी के अनुसार तो टॉलमी फिलाडेल्फ था। तो उसने डायनोसियस को भारत भेजा, इसका हम निश्चित नहीं कह सकते। यानी कि उसने डायनोसियस को भेजा था, लेकिन ये नहीं कह सकते कि इसने बिंदुसार के दरबार में भेजा था या अशोक के दरबार में। तो मिस्र ने ऐसा भेजा था। और वो कौन सा शासक था सीरिया का जिसने भेजा था? डायमैक्स। वो डायमैक्स था। किसने भेजा था? वो भेजा था एंटियोक्स प्रथम ने। एंटियोक्स प्रथम ने डायमैक्स भेजा था। और मैं मैप से समझा दूँ अभी थोड़ा सा। अशोक को तो कल पढ़ेंगे, उसके नाम व उपाधि यानी कि अशोक वर्धन पुराण में मिलता है, बुद्ध मास की अभिलेख में मिलता है। और 4 कौन से अभिलेख है जहाँ अशोक का नाम मिलता है? अशोक का नाम मास की, गुजरा, नेतुर, उदय गोलन, चारों में क्या मिलता है? अशोक नाम मिलता है। कौन कौन से नाम मिलते हैं पूरा वर्णन पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। और मैं थोड़ा सा मैप से समझा दूँ आपको कि ये हमारा जम्मू कश्मीर है, भारत है, ये पाकिस्तान है, ये अफगानिस्तान है, और यहाँ है ना ये है ना इराक ने। ईरान पे यहाँ आपको ग्वादर बंदरगाह है ना हमारे भारत का, तो ये ईरान है। ईरान के बाद आएगा इराक, ये है इराक। और इराक के बाद आएगा सीरिया, तो ये सीरिया यहाँ था। यहाँ सब आते थे ना पहाड़ी क्षेत्रों से, भारत में जितने भी विदेशी आए ना वो ऐसे ही आए थे। तो यहाँ सीरिया से दार्शनिक, सूखी अंजीर और अंगूरी मदिरा भेजने की ख्वाहिश की थी किसने? बिंदुसार ने। किससे? एंटियोक्स से। एंटियोक्स प्रथम था ना सीरिया का शासक, उसने कौन सा राजदूत भेजा था? डायमैक्स। और दार्शनिक इन्होंने भेजा नहीं था, 2 चीज़ें भेज दी थी। और यहाँ है मिस्र। तो मिस्र है ना ये अफ्रीका का भाग है, जबकि ये है ना ये हम जाएंगे तो एशिया महाद्वीप का दक्षिण पश्चिमी भाग है, और ये भी दक्षिण पश्चिम में आता है, लेकिन ये अफ्रीका के क्षेत्र में आता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ होगा हमारा टॉपिक अशोक। तो मेरे वीडियो को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, मेहर टीचिंग चैनल को ज्वाइन कीजिए, और मेहर टीचिंग नाम से टेलीग्राम चैनल है उसे भी ज्वाइन कीजिए। और मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट भी कीजिए कैसे वीडियो चाहिए आपको। ये हमारी चल रही है असिस्टेंट प्रोफेसर की प्ले लिस्ट, या यूजीसी नेट या फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता के लिए। और लोक प्रशासन भी हमारा 2nd ग्रेड का चल रहा है, समाजशास्त्र भी है, लेकिन अभी वो थोड़े से रुके हुए हैं। यूजीसी नेट की साथ डेट आ रही है, फर्स्ट ग्रेड एग्जाम भी आ रहा है। 2nd ग्रेड एग्जाम का अभी हमें नहीं लग रहा कि अभी होगा, अभी वो दिसंबर में होगा। तो 2nd ग्रेड की जो लोक प्रशासन वगैरह मेरी प्ले लिस्ट भी कुछ बनी हुई है, और एनसीईआरटी पीडीएफ भी मैं दे रही हूँ। तो ये सब आपको प्ले लिस्ट भी मिल जाएगी, थोड़े से वो भी कभी वो वीडियो मिलेंगे, कभी हिस्ट्री के मिलते हैं। सब नेक्स्ट पार्ट में सभी आपको साथ भी मिलेगा। और मेरे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।